के अलावा एफआईआईज के बिकवाली की हमने चर्चा की थी, जहां पर चौथे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। एक दिन खरीदारी दिखी, उसके बाद अमाउंट यानी क्वांटम भी कम होता हुआ नजर आया, लेकिन कल 4,500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी स्ट्रांग है, डीआईआईज अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और कल करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,700 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस में 1,700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन फरवरी में अब तक करीब 17,200 करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। और डिम्पी, अभी अभी आप यही पॉइंट कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है भारतीय बाजारों के लिए, पॉलिसी आ गई, बजट हो चुका, नतीजे भी ठीक ठाक रहे, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की खरीदारी नहीं लौटी है भारतीय बाजारों में। लेकिन एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग की बात करते हैं, यहाँ पर डिम्पी किस तरह के बदलाव दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा? देखिए शीशा एफआईज नहीं आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और ये बात हम आपको कई दिनों से, कई महीनों से बता रहे हैं और ये बात आपको नोटिस भी करा रहे हैं कि बिना एफआईज के ना आप सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं था कि बजट से पहले मार्केट ने पुल बैक नहीं दिखाया, पुल बैक दिखाया, लेकिन वो पुल बैक गुम सा हो गया। खैर, इस बीच में ये जो नंबर्स अभी आप स्क्रीन पर फायर किए ना, 1 मिनट की इसको नोटिस कीजिएगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर करीब 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी है और फ्यूचर्स के अंदर 1,600 करोड़ रुपए की बिकवाली है। टिपिकली जब इस तरह का ट्रेड बनता है तो आपके जो सपोर्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं, है ना, वो टूटते नहीं हैं। जैसे कल हमने 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचाया, तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का आज भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ज़्यादा कल टूट रहा था, 14% ओपन इंटरेस्ट के साथ उसने कल ताबड़तोड़ शॉर्टिंग की है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे डैमेज रिपेयर हो सकता है। सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स के बेसिस पर, बैक टेस्टेड फॉर्मूले के बेसिस पर मैं बताता हूँ कि इसमें सपोर्ट थोड़ा सा पक्का बनता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है, मेजर प्रॉब्लम तो उनकी होल्डिंग्स की है। वो इंडिया में लॉन्ग्स को होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब वो एग्जिट कर रहे हैं बार बार, और ये अक्टूबर से आपने देखा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट एक बार ज़रा दिखा पाएँ तो हमने वो चीज़ नोटिस भी करवाई थी आपको और चीज़ बताई भी है कि देखिए धीरे धीरे करके सिचुएशन अभी ख़राब हुई है और निफ्टी का चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये जो ऊपर वाली डॉट डॉट वाली लाइंस है आप जो देख पा रहे हैं ना, यही अक्टूबर का हाई है और उसके बाद से अक्टूबर में बेचा, नवंबर में बेचा, दिसंबर में बेचा, जैन में बेचा, और आप फेब भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फेब आ चुके हो, उसमें वो बैक टू बैक माल बेच रहे हैं। आप तब से देख लो, आपने किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाया, और जो पुल बैक आए वो इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग डॉटेड वाली लाइन को पार भी नहीं कर पाए, लक्ष्मण रेखा की तरह रहे और बार बार टूटते रहे। एक मौका आया था उस जगह पर जहां पे हमने गोला मार्क किया, यानी कि राउंड सर्कल मार्क किया हुआ है कि यहां से एक ब्रेकआउट होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अपने दोस्त के घर जा रहे हो लेकिन आपको अंदर नहीं बुला रहा, तो ये आपको बुरा भी लग सकता है, और बुरा लग गया, और बुरा ऐसा लगा कि आप वापस से उसी जगह को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए और कल आपने 23,000 को भी टेस्ट कर लिया। चार्ट अब हटा दीजिए, अब आ जाते हैं जरा और इंपॉर्टेंट डाटा पे। मैं एफआईज की होल्डिंग बता देता हूँ। 14% की एफआईज की होल्डिंग है इस समय निफ्टी के अंदर, मतलब टोटल मार्केट्स के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो टोटल होल्डिंग्स है, माफ़ कीजिए, डीएस की जो होल्डिंग्स है वो है 54%। रिटेल के पास जो माल है वो 71% है। देयर इज ए नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, उल्टा बस थोड़ा बहुत डीआईज का बदला है, 54 से वो 56 हो गए हैं, 2% बढ़े हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद 23,000 के आसपास जो डीआईज ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया है, करीब 2% होल्डिंग्स बढ़ा के, ये बहुत ज़्यादा रीड करने वाला तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर बताता है कि डीआईज का शायद यहाँ पे इंटरेस्ट है कुछ, वो इंटरेस्ट बहुत काम का इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं इस 2% को बहुत ज़्यादा रीड ना करते हुए एक छोटी सी एक सहानुभूति वाला फैक्टर्स मैं इसको मानता हूँ। अब आते हैं एफआईज और डीआईज और रिटेल के बीच में क्या चर्निंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए रिटेल का पार्टिसिपेशन खचाखच भरा हुआ है, रिटेल इससे ऊपर जाते नहीं है, उनकी अपर लिमिट है 75% तक की, 71-72 पे ऑलरेडी चल रहे हैं। रिटेल को माल खाली करना होगा। रिटेल 2 तरीके से माल खाली करेगा अपना या बेचेगा। पहला, या तो उसको एक्सट्रीम पेसिमिज्म में ले जाओ, उनके सौदे ट्रिगर हो जाए, उनका माल खाली हो जाए,
या तो फिर एक काम करो, उनको ऐसा तेजी दे दो कि उनके टारगेट्स आ जाएं, तब वो माल खाली करे। जो बीच में पुल बैक अभी आपने रिसेंटली देखा था ना, तो इसने बहुत तेजी दिखाई और पैनिक भी क्रिएट नहीं हो पाया था उस समय तक, तो इसलिए रिटेल अपना माल छोड़ ही नहीं पाए और तो धीरे धीरे एकुमुलेट कर रहे थे। ये पॉइंट अच्छा है, रिटेलर्स की काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एफआईज की होल्डिंग नहीं है, तो रिटेल स्टक हो गया। यही एफआईज की होल्डिंग अगर अच्छी होती तो यही रिटेल इंजॉय कर रहा होता और आज अपने हाईज पे माल काट रहा होता। ठीक है, तो बट एफआईज की होल्डिंग नहीं है, इसलिए चक्के के 2-3 पहलू अगर आप माने तो 2 हिस्से तो थे ही हैं, डीआईज हैं, रिटेल मार्केट के अंदर है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है मार्केट का वो एफआईज, वो थोड़ा नदारद है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा मेरी बात सुन के कि मैं एफआईज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। बॉस, मैं एफआईज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि उनके काम करने के तरीके को इंपॉर्टेंस देता हूँ। वो मार्केट के अंदर जब जब आए हैं, आप छोटा सा ही फील कर लीजिए ना, बजट से पहले उन्होंने सिर्फ 6-7% होल्डिंग्स बढ़ाई तो आपकी निफ्टी को 600 पॉइंट का सपोर्ट मिल गया, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट का सपोर्ट मिल गया। आप ये उम्मीद करके चलो कि अगर वो 50% तक पहुंच जाएं, 15% से 50% पे पहुंच जाएं, तो कितना बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, ये पहले हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि वो 14-15% पे वो आए नहीं, वो आए हैं और बहुत तेजी से आए हैं, बट इस बार पीरियड बहुत लंबा है, इसलिए इरिटेशन, इसलिए दिक्कत मार्केट के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन इकोनॉमी अपने अच्छे फेज से निकल रही है, आगे भी निकलेगी और थोड़ा और बेनिफिट होगा, तो इसका एक बेनिफिट हमको एफआईज के तौर पर वापस लौटने पर मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं आते, आपको 2 चीज़ें करनी है, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एकुमुलेशन का स्टांस। जब भी कोई बड़ा डिप आए, मान के चलो मेरे को 10 लॉट में से 1 या 2 लॉट की पोजीशंस बनानी है, वो आप बना लेना। लास्ट टाइम भी आपने किया है, पुल बैक में आपको बेनिफिट मिला, भले एफआईज आए या नहीं आए। इस बार भी वैसा करो, जब भी डिप मिल रहा है, 10 लॉट की टोटल मान लो पोजीशन है मेरे पास, तो मैं 1-1, 2-2 लॉट अच्छे गिरावट पे डालता जाऊंगा ताकि मैं एकुमुलेट कर पाऊँ। फिलहाल तो एफआईज डीएस को बताने के लिए मेरे पास इतना ही है। करने की सलाह, छोटे छोटे लॉट्स में। यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग पर हमने चर्चा की, लेकिन कल याद रखिए भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी। हाँ, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोड होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ अभी ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफी कमजोरी दिखी है। निफ्टी स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स 16 और 18% तक गिर चुके हैं ऑल टाइम हाई लेवल से। वहीं निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 12% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है। तो हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में भारी बिकवाली भारतीय बाजारों में, कई सारे फैक्टर्स, वैल्यूएशन को लेकर, एफआईआईज की बिकवाली को लेकर, लेकिन कल के सत्र में तो काफ़ी भारी गिरावट दिखी थी। लेकिन डिम्पी, आज हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आपने अभी अभी बताया गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो निफ्टी पर रणनीति क्या होनी चाहिए? वो भरोसा इसलिए नहीं करने चाहिए शीशा, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स के लिए कम से कम 20 दिन की एवरेज तो होनी चाहिए। 20 डे की एवरेज भी 23,300 समथिंग की बनती है, वो आपने कल खो दिया। कल जो 300 पॉइंट खोए हैं, एक्चुअली में उस एवरेज का टोटल डिमोलिशन आपने किया है, तो इसलिए आपको ये रीगेन करना होगा। क्या 47 पॉइंट्स देख के मैं 300 पॉइंट के गेन की कल्पना कर सकता हूँ? वो थोड़ा बेमानी होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी पेसिमिज्म में हो और काफ़ी नेगेटिविटी के साथ हो, डाटा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए मेरे को जो 45 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के दिख रहे हैं, मैं इस पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखूँगा और ना ही मेरे लिए कोई बहुत बड़ा साइन है। हाँ, अच्छी चीज़ सिर्फ इतनी है कि भाई ये थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दे सकता है ओपनिंग में, वो भी कितना देगा मेरे को भी नहीं पता। दूसरा पॉइंट, क्या आप अभी ठीक हो जाएंगे? ठीक होने के मैं आपको चरण बता देता हूँ, लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला, 23,000 किसी भी तरीके से आपको बचा के रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23,000 अगर आपने खो दिया तो आप समझ लीजिएगा आप काफ़ी बीमार हैं। ठीक है, तो 23,000 का लेवल आपको जैसे तैसे करके बचाना है, जो कल भी मार्केट ने किया, जैसे तैसे करके 23,000 का लेवल को बताया, एक होप दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट, आप ठीक कैसे होंगे, इसका फेज़ है। पहला फेज़ 23,300 350 का फेज़ है। इस पे आके आप थोड़ा सा ठीक अपने आप को महसूस करेंगे, आप थोड़ा खाना पीना शुरू कर देंगे। फिर आता है 23,450 से 500 वाला फेज़, यहाँ पर आपके आप और ठीक हो जाएंगे, और 650 से और 23,800 पार होने पर आप पूरी तरह से स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे। आई रिपीट, मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज हैं।
एक एक करके पार करेंगे तभी आप मार्केट के अंदर है। जब तक आपको फाइनली 23,800 पार नहीं होता, हर बार हर बढ़त को एक शक की निगाह से देखना। हर बार हर बढ़त के अंदर अपने प्रॉफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं एकुमुलेशन के बाद, बुक करते जाना। जब तक 23,800 आपको नहीं मिलता तब तक अपने पोर्टफोलियो की अच्छे से चर्निंग करते रहना और सिट टाइट होके बैठना एंड बाय राइट होके बैठना जब तक 23,800 नहीं आता। 23,800 एक तरह की लक्ष्मण रेखा है फिलहाल मार्केट के लिए। इसके नीचे के मैंने जो दो लेवल्स आपको बताए, 23,350, 23,450 से 500 वाली रेंज, ये सारे के सारे एक रेजिस्टेंस बैरियर हैं और यहाँ पे आके चर्निंग होगी, लेकिन वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है। आपके पास फोर्स ही नहीं होगी तो दरवाज़ा टूटेगा ही नहीं। आपको अपना सिर मारोगे दरवाजे के अंदर, टूटेगा नहीं, आप वापस निराश होकर फिर नीचे आ जाओगे। एग्जैक्टली एक बार वापस से निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए, इसके अंदर वही लिखा है। एक और पॉइंट भी अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ या बताना चाहूँ वो ये है, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का ठीक है, उसमें कोई ख़राब नहीं है, बट एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, कल जब सेलिंग हो रही थी तो ज़्यादा ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ सेलिंग नहीं हुई है मार्केट के अंदर। वो था 0.82% OI चेंज हुआ है। कहने का मेरे मतलब है कि अभी भी बाजार के पास एक मौका है। कल जो राइटिंग हुई है वो हल्के हाथ से हुई है, छोटा सा भी एक अच्छी खबर, छोटी से भी एक अच्छा पॉइंट मार्केट को पुल बैक दे सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी पे सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिए, 23,000 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, 22,800 आपका पैनिक बॉटम है, इसके नीचे जाते आप खराब हो जाएंगे। और ये 22,000 से लेके 23,800 की जो जर्नी है, करीब 1000 पॉइंट की जर्नी, ये आपको धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से ठीक करेगी। ध्यान रखा जाए 22,800 के नीचे और ख़राब और एक्सट्रीम ख़राब हो जाएंगे, उसके बाद तो ठीक होना भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए भगवान से दो चीज़ों की प्रार्थना कीजिए, एक तो 23,000 प्रोटेक्टेड रहे, धीरे धीरे करके भले बढ़ें आप, लेकिन 23,300, 23,450, 550 वाली रेंज पार हो जाए ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस वाले 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेड मिलता है ले लेना, 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिलता छोड़ देना। 11 बजे का लिया हुआ ट्रेड 3 बजे तक पैसे बना के देगा? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, अगर आप मंदी में हो या राइटिंग हो, एक अलग मामला है, वहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेना। लेकिन पुल बैक खेलने के लिए आए हो, बोले मैं 11 बजे लूँगा, 3 बजे तक मेरे को ट्रेड कैरी करूँगा, नहीं पैसे बनेंगे। पैसा बनना होगा, पुल बैक आना होगा, स्ट्रेटजिकली प्ले करना। छोटा मोटा पुल बैक आएगा, वो 11 से 12 में, 12 से 1 में या 1 से 2 में, जब भी आपको मिले जल्दी जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी निकल जाना। ये मोटा मोटी जो मेरे को निफ्टी का पॉइंट्स रखने थे मैंने आपके सामने रख दिए। 22,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके नीचे अगर बाजार टूटता है तो भारी बिकवाली फिर भी नजर आ सकती है। तो ये नजरिया निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पर चर्चा की है और ऑल टाइम हाई लेवल से बैंक निफ्टी भी करीब 9% टूट चुका है और कल के सत्र में भी करीब 650 अंकों की गिरावट के साथ 50,000 तो तोड़ा ही, लेकिन 49,500 के भी नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया। डिम्पी, क्या यहाँ पर आज आउट परफॉर्मेंस दिखेगा और कौन से वो बैंक्स होंगे, दिग्गज बैंक्स, जिसके चलते निफ्टी बैंक को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है कि हम क्या मार्केट्स को अपनी इकोनॉमी के साथ या अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? मेरे को लगता है यस कर सकते हैं। इकोनॉमी तो सबका बेस है। आप अपने देश की इकोनॉमी पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वही सबका बेस होता है। मार्केट का बेस भी इकोनॉमी है। मार्केट्स आर द स्लेव्स ऑफ द अर्निंग्स, ये सब बोला जाता है कि जैसे अर्निंग्स, और अर्निंग्स क्या है? अर्निंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट और कंपनीज क्या है? पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। तो मेजर अम्ब्रेलाइज इकोनॉमी है, तो इसलिए इकोनॉमी के सारे मैक्रो इवेंट्स को ज़रूर नोटिस करना चाहिए जब भी अगर आप मार्केट्स के अंदर हैं या फिर नॉन मार्केट्स भी अगर कहीं काम करते हैं तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बैंक निफ्टी का पूछा। देखो, बैंक निफ्टी ने परसों 50,000 का जो साथ छोड़ा, पनिशमेंट तय थी, मिली भी, लेकिन मैं कल भी बोलूँगा फिर भी थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ने डैमेज का अपने आप को कंट्रोल किया। इसका एक काम करो आप, जरा इसका फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ, वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। कल थोड़ा हैवी ओपन इंटरेस्ट के साथ इसमें शॉर्टिंग हुई है। शॉर्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, रिकवरिंग भी हो सकती है, लेकिन अनवाइंडिंग होना खतरनाक है। तो कल शॉर्ट्स बने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट्स थोड़े बहुत रिकवर हो जाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहाँ पर चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखेगा, वहाँ पर आपको करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। अब आप ओपन इंटरेस्ट है 31 लाख का, चेंज हुआ है 4 लाख का। आप सोच के देखो, मैंने 10% से ज़्यादा का चेंज है, होगा ना 10% से ज़्यादा का चेंज।
तो 10% से ज़्यादा का चेंज है कल ओपन इंटरेस्ट में हुआ है, इसलिए शॉर्टिंग एग्रेसिव थी। शॉर्टिंग ने दो तरीके का डैमेज किया, प्रीमियम्स को कम कर दिए, जो करीब 200-250 पॉइंट तक के प्रीमियम्स थे वो कल 180 पॉइंट के प्रीमियम्स पे रोक दिया। तो मार्केट में बैंक निफ्टी को भी अब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर वन लाइनर में बताओ मार्केट के अंदर क्या करना है, तो वन लाइनर यही है, मार्केट में अपना स्टांस एकुमुलेशन का रखना है। जब भी कोई बड़ा डिप आए 10 लॉट की कैलकुलेशंस बिठा के बैठो, एक एक लॉट करके ऐसे ऐसे करके डालते जाओ सिस्टम में। दूसरा स्टांस, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, ना ही मुंह में पानी लाना है ना ही आंखों में पानी लाना है। मुंह में पानी का मतलब कि एकदम से उतर नहीं पड़ना मार्केट में, और आंखों में पानी नहीं डालना मतलब डिप्रेशन में भी नहीं जाना, ठीक है। तो शांति से आराम से बैठे रहना, मार्केट को अपने पर हावी नहीं होने देना, चीज़ों को देखिए। एक ऐसा दौर से हम निकल रहे हैं जो मैंने और आपने पिछले 3 साल में नहीं देखा, इसलिए 3 साल का फेज़ हम नए फेज़ में आए, नए जॉनर में हैं। तो यहाँ पर आके हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा समय लेने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को भी मोल्ड करना होगा। दूसरे पॉइंट मैं लेवल्स में और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने 49,500 के भी नीचे कल क्लोजिंग किया, तो 49,000 आपका पहला सपोर्ट एरिया है, 49,200 भी नियर बाय का सपोर्ट एरिया है वैसे तो अगर माने तो आप। दूसरा पहला लेवल्स ठीक होने का 49,500 है, उसके बाद 49,800 है, फिर 50,000 है। कम से कम लेवल जो आपको ठीक होने के लिए चाहिए चरणबद्ध तरीके से, वो चाहिए 50,800 तक। जैसे निफ्टी के हमने 23,800 बताया, ऐसे इसका 50,800 बता रहे हैं। वो लेवल्स हमको कम से कम चाहिए, और वहाँ से आप कितना दूर खड़े हो, 1300 पॉइंट दूर खड़े हो। तो वो सारे पॉइंट्स 1300 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, 1300-1400 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल स्वस्थ आप 50-800 पे होगे, लेकिन धीरे धीरे करके फेजेस में ठीक हो सकते हो। ध्यान रखा जाए, इसका भी 49,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक पैनिक क्रिएट कर देगा ये भी, और उस पैनिक में कोई गलत डिसीजन ना लेना, शांति से बैठे रहो, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। मार्केट्स को थोड़ा पक्का होने दो, और अपने तरीके से पक्का होगा। मेरे खरीदने के बाद बाजार पक्का हो जाए ऐसा मुश्किल है। एक पॉइंट के साथ मैं क्लोजिंग करूंगा, एक बार डिक्सी भी दिखा देना सामने, यानी कि डॉलर इंडेक्स। और देश के प्रधानमंत्री यूएस में हैं, भारत में नहीं है, और वो जो गए हैं वहाँ पे यूएस में बातचीत करने के लिए, वो आने वाले संभावित डैमेज को शायद कंट्रोल कर सकें, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। वहाँ से कोई बहुत अच्छी खबर आ जाएगी ऐसे नहीं है, बल्कि बहुत बुरी खबर जो आने वाली थी उसको थोड़ा कम करने की प्रोसेस है। चाहे वो टैरिफ है, चाहे एलन मस्क के साथ बातचीत हो, चाहे वहाँ के कॉर्पोरेट से बातचीत हो, या किसी से भी बातचीत हो, ये सारी की सारी चीज़ें बाजार को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सपोर्ट तो दे सकती हैं, एग्रेशन नहीं दे सकती। इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा से होने वाले संभावित डैमेज को कितना कम देश के प्रधानमंत्री कर पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इस चीज़ के कि यूएस और इंडिया के रिलेशन आगे चल के कैसे बढ़ेंगे। मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश के मठाधीश भी ये बात बोल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और एक और बता दूं, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें बताऊं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तीसरे ऐसे शख्स हैं जो 20 जनवरी के बाद मिलने पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर भी मिल चुके हैं, और थर्ड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिलने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मीटिंग का टाइम मिला, बात भी हो रही है, तो मैं रीड अच्छा कर रहा हूँ, बट मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ इस बैठक के साथ। ठीक है जी, बहुत समय ले लिया। निफ्टी बैंक निफ्टी, साथ ही देश के प्रधानमंत्री की बात भी हमने आपको बता दी, और सारे ट्रेडिंग करने के तरीके भी आपको बताए। मेहमानों से कनेक्ट करने का समय हो गया है, अब जरा हम मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। रचित खंडेलवाल हमारे साथ हैं, संतोष मीना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी अभी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष भाई, आज आपसे शुरू कर रहे हैं। आपका नाम बहुत ही सुंदर है संतोष। मेरी दादी कहती थी जिसके जीवन में संतोष और शांति है उसके जीवन में सब कुछ है, भले धन है या नहीं है ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका नाम बड़ा सुंदर है संतोष भाई। मेरे को सिर्फ एक बताइए, मार्केट में संतोष कब आएगा, कब हम थोड़ा संतोष के साथ शांति के साथ बैठ पाएंगे? अभी तो बहुत उथल पुथल है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। यस, अभी संतोष रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिस हिसाब से मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। हम देखिए बजट के बाद हमने टोटल 7 ट्रेडिंग सत्र देखे, उसमें से 6 ट्रेडिंग सेशन रेड में बंद हुए, बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। फिर एक वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मार्केट डीप रेड कलर में डूबा हुआ है। बट दुख की बात ये है कि ये कलर प्यार का नहीं है, ट्रेडर्स और निवेशकों के दर्द का है।
और अभी कोई साइन नजर नहीं आ रहे बाजार में ये दर्द खत्म होने के, क्योंकि कल निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है। तो रिस्क बन रहा है क्या हम पुराने लो को रिविजिट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर वीक है, 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जरूर है। बैंक निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग कड़ी है, कल कोशिश जरूर की इसने क्लोजिंग बेसिस पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बचाने की, लेकिन अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। तो यस, अभी कोई सिग्नल नहीं है, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत अच्छी खबरें भी आई, लेकिन मार्केट ने सभी को इग्नोर किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड अभी डिस्टर्ब है, तो मार्केट का मूड सुधरना जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए वेट एंड वॉच का मूड है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। इंट्राडे में आपको शॉर्टिंग के भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाइंग में थोड़ा सा रिस्क जरूर है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शायद लोअर लेवल पे आपको मौके बनेंगे। ठीक है, तो फिर उस